नाउ नेक्स्ट, दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स। हमें पता चला कि कैसे एक्टिंग में क्या बैक स्क्रीन चीज़ें होती हैं, कैसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होते हैं और कैसे यहाँ पे चीज़ों को प्रोसेस किया जाता है। ऑल टुगेदर हम ये बोल सकते हैं कि हाउ रियल लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम द रियल लाइफ। हेडिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द इंटरव्यू। सो द इंटरव्यू नाम से हमें समझ में आ रहा है क्या है। ऑफ कोर्स इंटरव्यू हम जब किसी फेमस सेलिब्रिटीज, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो फेमस पॉलिटिशियन हो, या फिर वो किसी एथलीट हो, कोई स्पोर्ट्स फील्ड को बिलोंग करता हो, कोई भी फेमस पर्सनालिटी, सेलिब्रिटी जिसकी लाइफ के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं, तो हम एक फॉर्मल वे में उनसे पूछते हैं, जिसको हम एक इंटरव्यू बोलते हैं। इंटरव्यू एग्जैक्टली इज नोइंग इन डिटेल अबाउट द पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ ऑफ अ पर्सन, जिसको हम इंटरव्यू बोलते हैं। अब इंटरव्यू के लिए लोगों का पर्सपेक्टिव क्या रहता है, तो कुछ लोग इसको अच्छा कंसीडर करते हैं कि हम फेमस हो गए, देखिए इसलिए हमारे आगे पीछे कितने सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। बट ऑन द सेम साइड ऐसे भी लोग हैं जो इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंसीडर करते हैं, बिकॉज ये कंसीडर करते हैं कि इंटरव्यू इज समथिंग लाइक लूजिंग आवर पर्सनल लाइफ एंड डिस्क्लोजिंग देम ऑल द फैक्ट्स एंड रिवीलिंग देम ऑल द हिडन थिंग्स। तो कुछ लोग उसको क्रिटिक करते हैं, कुछ लोग उसको फेवर करते हैं। और आईनी इस चैप्टर में ये है कि कुछ लोग जिसकी हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, मेजरली चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक इंटरव्यू है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के साथ, दूसरा है अम्बर्टो इको के साथ। तो हम देखेंगे कि कैसे इनिशियल में लोग ओपोज करते हैं कि इंटरव्यू इज़ नॉट गुड और इंटरव्यू देने के बिल्कुल फेवर में नहीं रहते, और एंड में कैसे वही लोग इंटरव्यू लेते हुए हमें समझ में आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरव्यू। जल्दी से सारे पॉइंट्स को रीड करके इसको अच्छे से समझते हैं। सो सेलिब्रिटीज हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स। ये आज की बात नहीं है, कल की नहीं है, ये सालों से होता आ रहा है। जितने भी इम्पॉर्टेंट पीपल होते हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं, लाइमलाइट में जो लोग होते हैं, साइनशोर बोल सकते हो, दे हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स। उनका इंटरव्यू होते आ रहा है इतने सालों से। Interviews have become a common feature of journalism. जर्नलिज्म का एक बहुत कॉमन फीचर है कि उनको हर आए दिन किसी ना किसी का इंटरव्यू लेना है। Some consider them a great source of truth and an art. बहुत लोग कंसिडर करते हैं कि it's a great source of truth, कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोगों की, हम इम्पोर्टेंट पर्सनस की, हम स्पेशल पीपल की या सेलिब्रिटीज़ की, फेम्ड लोगों के बारे में जान सकते हैं, उनकी सच्चाई के बारे में जान सकते हैं, कॉमन प्लेटफॉर्म में जो पब्लिकली हम उसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। सो सम कंसिडर इट टू बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड सम कंसिडर इट टू बी एन आर्ट। नाउ मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज कंसिडर देम, अब अगर हम सेलिब्रिटीज की बात करें तो वो उसको अच्छा कंसिडर नहीं करते, बिकॉज उनको लगता है कि हमारी जो पर्सनल लाइफ थी वो भी पब्लिकली रिवील हो रही है। सो मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज कंसिडर देम अननेसेसरी इंट्रूजन्स इन देयर लाइफ। उनको लगता है अननेसेसरी लोग हमारी लाइफ में इंटरप्ट करते हैं और ना चाहते हुए हमें अपनी पर्सनल लाइफ को उनके सामने रिवील करना पड़ता है। लोगों के लिए अच्छा है बिकॉज उनके बारे में जानने को मिलेगा कि जिनको हम दूर से देखते हैं, जिनको हमने ऑन स्क्रीन देखा है, इनकी रियल लाइफ कैसी होती है, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, क्या करते हैं, इनकी फैमिली में क्या चल रहा है। लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं बिकॉज जिनको वो हमेशा देखते हैं, जिनको वो एडमायर करते हैं, उनके बारे में वो जानना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम जो वो इंसान है, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो कभी भी इस चीज़ को फेवर नहीं करते, बिकॉज इट इज़ लाइक कि हमें अब अपनी पर्सनल चीज़ों को रिलीव करना, पर्सनल चीज़ों को रिवील करना पड़ेगा पब्लिकली। इसको ही अच्छा कंसीडर नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई दे क्रिटिक इट। V.S. Naipaul thinks that during interviews people lose a part of themselves. अब इंटरव्यू में V.S. Naipaul को ऐसा लगता है कि they lose a very important part of themselves, कि एक बहुत important part जो उनकी लाइफ का रहता है वो मिस कर देते हैं, वो उसको लूज कर देते हैं, बिकॉज ऑफ पब्लिकली चीज़ें रिवील हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं इसके इंटरव्यूज़ के फेवर में नहीं है। Now
Lewis Carroll considered it an offense against his person. अब Lewis Carroll क्या बोलते हैं? He also considers it an offense against his person. कि उनको भी लगता है कि किसी भी person के against है ये, कि आप बिना उसकी permission के उसके बारे में पूछना चाह रहे हो, आप जबरदस्ती उनको force करते हो अपनी personal life को reveal करने के लिए. So this is something very offensive activity. So it is a thing of offense as per Lewis Carroll. H.G. Wells calls them audials. अब H.G. Wells इसको क्या बोलते हैं इंटरव्यू को? वो इनको audials बोलते हैं कि बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ हो जाती है, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे वो छुपा भी नहीं सकते और रिवील करना नहीं चाहते. So it is audials for him. Saul Bellow describes interviews as thumbprints of his windpipe. अब यहाँ पे सबसे जो बहुत ही weird चीज़ हुई है इस चैप्टर में वो Saul Bellow के अकॉर्डिंग है. सॉल बेलो को इंटरव्यू लगता है इट इज लाइक थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप. ऐसा लग रहा है कोई इतना जबरदस्ती कर रहा है, उनका गला दबा रहा है, और लाइक जब हम किसी को बाय हुक और बाय क्रुक फोर्स करते हैं, थ्रेटन करते हैं कि लाइक चाकू की नोक पे किसी से काम करवाना, इट इज जस्ट लाइक द सेम. उनको लगता है कि उनका गला कोई दबा रहा है, उनको सफोकेट कर रहा है और अपनी इंफॉर्मेशन रिवील करवाने के लिए इतनी ज़्यादा प्रेशराइज फील कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए. सो ही डिस्क्राइब्स इट as thumbprints on his windpipe, as if कि कोई उनका गला दबा रहा है, इतना मजबूर कर रहा है, इतना थ्रेटन कर रहा है उनको अपनी चीज़ों को रिवील करने के लिए. सो इट इज़ हाईली नेगेटिव एज पर सॉल बेलो. मुकुंद पद्मनाभन इंटरव्यूज, अब ये जो ऑथर है इस चैप्टर के जिन्होंने इन दोनों पार्ट्स को लिखा है, उनके राइटर हैं मुकुंद पद्मनाभन. इंटरव्यूज द सेलिब्रेटेड नॉवेलिस्ट एंड अकोमोडेशियन अम्बर्टो इको. अब ये कौन है? ये राइटर भी हैं जिन्होंने खुद इंटरव्यू लिया था. किसका लिया था? जो कि एक बहुत ही सेलिब्रेटेड नॉवेलिस्ट हैं और एक अकोमोडेशियन भी हैं जिनका नाम है अम्बर्टो इको. He wonders how Eco can do all the works. Eco is very modest. He replies that he has been doing only one job. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे मुकुंद जब उनका इंटरव्यू लेते हैं तो वो वंडर करते हैं, इज वेरी सरप्राइज कि कैसे हो सकता है अम्बर्टो इको कैन डू ऑल द वर्क्स. इको इज वेरी मॉडेस्ट. वो तो बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ टाइप के पर्सन है, बहुत ही मॉडेस्टी है उनमें. अब ऐसा कैसा हो सकता है कि सारी चीज़ें वो एक साथ कर लेते हैं? ही रिप्लाइज दैट ही हैज़ बीन डूइंग ओनली वन जॉब. वो तो बोलते कि मैं तो सिर्फ एक काम करता हूँ, और वो लाइक ही इज डूइंग वन थिंग, बट वो एक चीज़, क्योंकि उनका जो थॉट है वो एक चीज़ पे चल रहा है और उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली या पैरेलली मल्टीपल एक्शंस हो जाते हैं जो उनको पता भी नहीं चलता है. तो वो तो बोलते हैं कि मैं एक समय पे बस एक ही काम करता हूँ, इतने सारे हो जाते हैं, आई जस्ट डोंट नो. सो ही हैज़ बीन परस्यूइंग हिज फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट थ्रू हिज एकेडमिक वर्क एंड नॉवेल्स. He tells a secret about his work. His success lies because he can utilize and use empty spaces in life. तो यहाँ पे सबसे important चीज़ यहाँ पे क्या बोली गई है? जब मुकुंद पद्मनाभन ने इंटरव्यू लिया था मिस्टर अम्बर्टो इको का, तो उन्होंने ये चीज़ को हाईलाइट करा था अपने इंटरव्यू में, क्या कि ही यूजेस एम्प्टी स्पेसेस. अब एम्प्टी स्पेस क्या होता है? हम जब दो एक्टिविटीज़ करते हैं, दो एक्टिविटीज़ के बीच का जो टाइम गैप रहता है वो एम्प्टी स्पेस होता है. तो उन्होंने बस अम्बर्टो इको ने बस ये बोला कि मैं एम्प्टी स्पेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल कि मैं कॉलेज जा रही हूँ या यूनिवर्सिटी जा रही हूँ. सो मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ और मैं अपने बस का वेट कर रही हूँ. सो यूनिवर्सिटी जाने तक और बस का वेट करने में जो टाइम मुझे मिल रहा है दैट इज़ आइडल. उसमें कोई दूसरी एक्टिविटी तो नहीं कर सकती. तो वो जो एम्प्टी स्पेस है उसको बहुत अच्छे से वो यूटिलाइज करते हैं. वो ये यहाँ पर बता रहे हैं हमें अपने इस इंटरव्यू में. Umberto Eco prefers to be called an accommodation and not a novelist. उनको कभी भी अच्छा नहीं लगता कि उनको कोई एक नॉवेलिस्ट करके बोले, बिकॉज वो चाहते हैं कि लोग उनको एक accommodation जैसे जाने, लोग जाने कि वो एकेडमिक से जुड़े हुए हैं, ना कि वो एक नॉवेलिस्ट हैं. He consider himself a university professor because by profession he is a professor who writes novels on Sunday. अब वो बोलते हैं कि ये तो मेरा पार्ट टाइम जॉब है, ये मैं सिर्फ तब करता हूँ जब मुझे
फ्री टाइम मिलता है और जनरली वीकेंड्स में मैं फ्री होता हूँ, तो मैं फ्री टाइम में मैं नॉवल राइटिंग करता हूँ, जिसकी वजह से लोग मुझे मिस कंसिडर करते हैं और लोग मुझे एक नॉवेलिस्ट कंसिडर करते हैं। बट बाय प्रोफेशन मैं नॉवेलिस्ट नहीं हूँ, आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे प्रोफेसर से जाने, ना कि एक नॉवेलिस्ट से मुझे समझे। मुकुंद पद्मनाभन आस्क Eco, Umberto Eco, the reason of the huge success of his novel The Name of the Rose। अब उन्होंने एक नॉवल लिखा था जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जिसका नाम था The Name of the Rose। अब मुकुंद उनसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि सर व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस पॉपुलैरिटी ऑफ योर नॉवल, क्योंकि आप तो बाय प्रोफेशन भी नहीं करते हैं, आप तो जस्ट लाइक जो भी आपके पास फ्री टाइम अवेलेबल होता है या फिर ऑन वीकेंड्स जब आपके पास कोई और टास्क नहीं रहता तब आप इसको करते हैं, या एम्प्टी स्पेस जो भी आपको मिलता है आप उसमें इन चीज़ों को करते हैं। सो और इसको इतनी सक्सेस भी मिली। सो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द ह्यूज सक्सेस ऑफ योर नॉवल जिसका नाम है नेम ऑफ द रोज? The interviewer thinks that perhaps the medieval background of the novel led to its great success। अब इंटरव्यूअर को ऐसा लगता है, अम्बर्टो इको को ऐसा लगता है कि क्या रीज़न हो सकता है उनके नॉवल के हिट होने की वजह से, रीज़न का क्या होगा? सो ही थिंक्स दैट perhaps the medieval background, कि जो मिड लेवल का जो बैकग्राउंड था उस नॉवल का लेड टू इट्स ग्रेट सक्सेस, कि उन्होंने अपने नॉवल में मिडीवियल पीरियड के बारे में बताया है और उनको ऐसा लगता है कि मिडीवल पीरियड के जो लोग थे उनको रीडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और यही रीज़न था कि मैंने राइट टाइम पे राइट नॉवल को पब्लिश करा है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉपीज इसकी सेल हुई हैं और मेरा नॉवल जो था बहुत ही पॉपुलर और बहुत फेमस हो गया। इको रिमाइंड्स हिम दैट मेनी बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट द मिडीवल पास्ट बिफोर हिम। अब यहाँ पर ये उसको जस्टिफाई भी करते हैं ये प्रीवियस पॉइंट को कि ऐसा क्यों हुआ। वो बोलते हैं कि इस पीरियड से पहले बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा है। इको रिमाइंड्स हिम दैट मेनी बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट द मेडिवल पास्ट बिफोर हिम। ऐसा नहीं कि ये पहले पर्सन थे इसीलिए लोगों ने बहुत इनको अप्रिशिएट करा और इनकी रीडिंग को बहुत एडमायर करा। इट वाज नॉट लाइक दैट। इनसे पहले बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मेडिवल पास्ट के बारे में लिखा है, बट क्यों इनके ही नॉवल क्यों इतनी पॉपुलर या इतनी सक्सेस हुई? बिकॉज इन्हें राइट टाइम पे उस चीज़ को पब्लिश करा जब लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ऐसी चीज़ों को पढ़ने के लिए। इसीलिए उन्होंने राइट अपॉर्चुनिटी को एनकैश करा और जिसकी वजह से उनको सक्सेस मिल पाई। Perhaps he wrote the name of the rose at the right time. Had he written it 10 years before or later, it would not have been such a great success। और अच्छे से आंसर हमें जस्टिफाई होता है यहाँ पर जब अम्बर्टो इको ऐसा बोलते हैं कि अगर मैंने इस नॉवल को द नेम ऑफ द रोज को 10 साल पहले या 10 साल बाद में लिखा होता सो आप नहीं बोल सकते कि मुझे इतनी सक्सेस मिलती, बट बिकॉज मैंने राइट टाइम पे चीज़ों को अप्रोच करा है इसीलिए मुझे इतनी ज़्यादा सक्सेस मिली एज कम्पेयर टू अदर राइटर्स ऑफ द सेम थॉट।